हाय डियर फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है। हम सभी ने इसके 5 वीडियोज़ तक देख लिए हैं। ठीक है, आज ही 25 क्वेश्चंस और देखकर ये MNRS जो सब्जेक्ट है टोटल 150 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो 150 क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा आज का 25 क्वेश्चन मिला के। तो ये काफ़ी हेल्प कर सकता है आपका जो सब्जेक्ट है M&RS, मेंटेनेंस एंड रिहैबिलिटेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। और क्वेश्चन देखने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अपने जो दोस्त मित्र उनको शेयर करना ना भूलें। ठीक है, शेयर करें। ठीक है, हर एक फ्रेंड को शेयर करें, हर एक फ्रेंड को शेयर करेंगे, उनको बोलेंगे कि आप भी देखो। तो कुछ बंदे होते हैं जिनको मूवी देखना इंटरेस्ट होता है लेकिन पढ़ना इंटरेस्ट नहीं होता है, और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं अच्छे मार्क्स क्यों नहीं लाया। तो एक्सपेक्टेशन के साथ साथ वर्क हार्ड भी बहुत ज़रूरत होता है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट कर देता हूँ मैं। 26 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। क्या बोला है? विच केमिकल रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोरोजन इन RCC। ये क्वेश्चंस पहले भी आ चुके थे, फिर भी एक बार आ चुका है। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो होता है, विच केमिकल रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर कोरोजन इन RCC, तो वो होता है ऑक्सीडाइजेशन। क्या होता है? ए ऑप्शन, ऑक्सीडाइजेशन। ये याद कर सकते हैं, क्या है? ऑक्सीडाइजेशन। ठीक है, ए ऑप्शन। 127 देखिए, 127 क्या बोला? व्हाट इज द मेन रीजन फॉर क्रैक जनरेशन इन कंक्रीट। कंक्रीट में जो क्रैक जनरेशन होता है उसका मेन रीजन क्या होता है? तो ऑल ऑफ द एबो राइट बोला है। मतलब ये ऊपर जितने भी 3 ऑप्शन दिए हैं वो भी राइट हैं। मूवमेंट ऑफ ह्यूमिडिटी के मूवमेंट में स्लीप आ जाता है तो, एंड डिफरेंस इन टेम्परेचर डिफरेंस के कारण भी कंक्रीट में क्रैक जनरेट होता है। ये 3 मेन रीजन हैं। 128 ट्रू फॉल्स का है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोला? PMM स्टैंड फॉर द पॉलीमर मॉडिफाइड मोटार। मतलब ये फुल फॉर्म बता रहा है, PMM पॉलीमर मॉडिफाइड मोटार। तो ये है या नहीं है? तो ये ट्रू है। ठीक है, क्या है? ट्रू है। तो ये ए ऑप्शन आपका राइट है, ट्रू है। तो याद रख सकते हैं PMM। इसके पहले भी कई सारे फुल फॉर्म आए हैं, तो आप ये एक नोटबुक में लिख के रख भी सकते हैं कि इनके फुल फॉर्म अगर पूछते हैं तो ये होते हैं। ये आप ट्रू फॉल्स में बता सकते हैं। हो सकता है ट्रू फॉल्स में ना करके ऐसे ही करके कुछ ऑप्शंस घुमा फिरा के दे दें। ठीक है, तो याद रहेगा, तो आप इसको बेटर तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन पे। 129 क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या बोल रहा है 129। विच मटेरियल इज यूज फॉर द प्लास्टिसाइजर इन कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट में प्लास्टिसाइजर के लिए जो मटेरियल यूज होता है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है POP। ठीक है, POP। ठीक है, ये याद रख सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये याद कर सकते हैं। 130 नंबर का क्वेश्चन देखिए। इपॉक्सी रेजिन्स है क्या? ठीक है, तो वो होता है पुअर थर्मल स्ट्रेंथ, बी ऑप्शन। पुअर मैकेनिकल स्ट्रेंथ नहीं, पुअर थर्मल स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, इपॉक्सी रेजिन के पास क्या होता है? पुअर थर्मल स्ट्रेंथ होता है। 131 क्वेश्चन क्या बोला है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ द पॉलीमर पार्टिकल्स। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है पॉलीमर पार्टिकल्स के कॉम्बिनेशन के लिए? तो वो होता है मोनोमर इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ द पॉलीमर पार्टिकल। ये चीज़ें छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो थोड़े बहुत याद कर सकते हैं। ठीक है, और या तो अगर जैसे कि गाना हम सुनते हैं ना, आराम से सुनते रहते हैं, तो कैसे सुनते सुनते और बोलते बोलते हमें याद हो जाता है, वैसे एक बार सिंगल आप देख रहे हो, दूसरी बार रिपीट करोगे तो ऑटोमेटिक आप उसके आंसर देते जाओगे। अच्छा, इसका आंसर ये, उसका आंसर ये है। उसी तरीके से आपके सामने जब क्वेश्चन पेपर आएगा ना, तो ऑटोमेटिक आपकी आंसर क्लिक होते जाएगा, ये सही है, ये सही है। जो आपका 1 आवर का सॉल्व करने का टाइमिंग होगा, जैसे मान लीजिए कि अगर 50 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने, तो 50 क्वेश्चन को 50 मिनट जो लग रहे हैं वो आप 25 मिनट में फटाक से कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पहले से ही पता है। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 132 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या बोल रहा है? इन कैथोड प्रोटेक्शन मेथड, जो कैथोड प्रोटेक्शन मेथड में बाय डैश वी कैन रिड्यूस द कोरोजन इन स्टील। किसके द्वारा? मतलब स्टील में कोरोजन को कम कर देते हैं हम। तो वो है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिक्रीज करने पे क्या होता है
कि उसके जो स्टील में कोरोजन आने वाले होते हैं उसको कम कर देता है। तो क्या करना होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है उसको कम करते हैं, किसके कारण, कैथोड प्रोटेक्शन मेथड के द्वारा। 133 नंबर देख सकते हैं, विच मेटल इज यूज फॉर द मेकिंग अ फोम्ड कॉन्क्रीट। फोम कॉन्क्रीट बनाने के लिए कौन सा मेटल यूज किया जाता है, ध्यान से समझेंगे। फोम्ड कंक्रीट की बात कर रहा है, फोम्ड कंक्रीट की बात कर रहा है, उसको बनाने के लिए कौन से मेटल का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बता रहा है कि ए और बी। तो ए और बी क्या है, एल्युमिनियम है और जिंक है। ये एल्युमिनियम और जिंक मेटल को यूज किया जाता है किस टाइप के कंक्रीट बनाने के लिए, तो फॉर्म कंक्रीट बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, फॉर्म कंक्रीट बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। 134 नंबर का क्वेश्चन ये बोला, वैक्यूम कंक्रीट इज यूज फॉर। वैक्यूम कंक्रीट किस पर्पज के लिए यूज में मतलब इसका यूज लिया जाता है, किसके लिए। तो ऑल ऑफ द एबो बता रहा है, मतलब देखिए कहाँ कहाँ पे। पहला देखिए, मेकिंग थीन सेक्शन, अगर थीन सेक्शन बनाने हो तो वहाँ पे वैक्यूम कंक्रीट यूज करते हैं। बी बता रहा है कि मोर रिमूविंग एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम कंक्रीट, ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव, कंक्रीट में से एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करने के लिए भी वैक्यूम कंक्रीट यूज किया जाता है। व्हेन वाटर सीमेंट रिएक्शन इन बिटवीन 0.5 टू 0.65 को, तब वैक्यूम कंक्रीट का यूज किया जाता है। तो ये तीनों आंसर राइट है, जिसको इंडिकेट ऑल ऑफ द एबो कर रहा है, तो ऑल ऑफ द एबो राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़े थोड़े मतलब कुछ पॉइंट है जो थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे ना तो आराम से उसको कंप्लीट कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, आराम से उसे भी समझ लेते हैं। 135 क्या बोल रहा है, विच इक्विपमेंट इज यूज फॉर द ग्राउटिंग, ठीक है, ग्राउटिंग के लिए कौन सा इक्विपमेंट यूज किया जाता है। तो यहाँ पर भी ऑल ऑफ द एबो बता रहा है, इसका मतलब हीटर भी है, कंप्रेशर भी है एंड ग्राउट पंप भी है। ये तीनों आ जाते हैं, ये तीनों मतलब इक्विपमेंट हैं जो ग्राउटिंग के लिए यूज किए जाते हैं। ये तीनों इक्विपमेंट, हीटर हुआ, कंप्रेशर हुआ एंड ग्राउट पंप हुआ, ये तीनों इक्विपमेंट को यूज करते हैं ग्राउटिंग के लिए। 136 नंबर देख सकते हैं, विच मेथड इज नॉट यूज फॉर द अंडर पाइपिंग। अंडर पाइपिंग की बात कर रहा है, पाइनिंग की बात कर रहा है, अंडर पाइनिंग की बात कर रहा है, तो कौन नहीं है, ठीक है, कौन सा मेथड नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर हीटिंग मेथड नहीं किया जाता है, सिर्फ हीटिंग मेथड का यूज नहीं किया जाता है अंडर पाइनिंग के लिए। बाकी फ्रीजिंग मेथड भी है, पिट मेथड भी है, फ्रीजिंग और पिट दोनों राइट है, ठीक है, मतलब ये उसके लिए किए जाते हैं, हीटिंग मेथड उसके लिए नहीं किया जाता है। तो ये पॉइंट है, याद कर सकते हैं। 136, 14 क्वेश्चन और रह गए हैं, तो वो भी देख लेते हैं। 137 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, मेथड ऑफ स्ट्रेंथन अ वीक पार्ट ऑफ द बिल्डिंग इज नोन एज। मतलब कोई भी मतलब बिल्डिंग का वीक पार्ट है, उसकी स्ट्रेंथ चेक करने के लिए जो मेथड किया जाता है वो उसको क्या बोला जाता है, तो उसको रेस्टोरेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रेस्टोरेशन बोला जाता है। 138 देखिए, व्हाट इज द मिनिमम प्रोजेक्शन ऑफ बीम फॉर अर्थक्वेक प्रोटेक्शन। मतलब एल लेंथ ऑफ बीम है, ठीक है, तो एल के रेफरेंस में ये पूछ रहा है कि अर्थक्वेक प्रोटेक्शन के लिए मिनिमम प्रोजेक्शन ऑफ बीम कितना होना चाहिए। तो वो होना चाहिए मिनिमम प्रोजेक्शन ऑफ जो बीम का होता है अर्थक्वेक प्रोटेक्शन के लिए, वो है L/3। कितना होता है, L/3। 139 देखेंगे, अकॉर्डिंग टू IS 4326 1993 व्हाट इज़ द अर्थक्वेक रेजिस्टेंस ऑफ सी कैटेगरी बिल्डिंग। सी कैटेगरी बिल्डिंग की रेजिस्टेंस व अर्थक्वेक रेजिस्टेंस क्या है, जो IS कोड ने दिया है तो वो कितना है, तो वो है आपका 0.06 से लेके 0.06 से लेके 0.08 है, मतलब 0.06 0.08 इनके मतलब है, ठीक है। अर्थक्वेक रेजिस्टेंस ऑफ सी कैटेगरी बिल्डिंग का ये कैटेगरीज जो दिया हुआ है उसका वैल्यू है, ठीक है। फिर बाद में 140 क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये बताना है ना कि मतलब ये ट्रू है या फॉल्स है। PVAC स्टैंड फॉर पॉलीविनाइल एसीटेट, सही है, सही है। PVAC का फुल फॉर्म भी बोल सकते हैं पॉलीविनाइल एसीटेट, दिस इज द फुल फॉर्म, ये भी याद कर सकते हैं। और जब ये क्वेश्चंस ये फुल फॉर्म में भी मतलब अलग अलग डिफरेंट गलत सही करके दे देगा, जिसमें से आपको जो सही वाला होगा करेक्ट करने के लिए भी आ सकता है, हो सकता है ट्रू फॉल्स में भी आ जाए, तो कैसा भी आ सकता है, उसके लिए आपको पहले से ही तैयार रहना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 141 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं क्या बोला है, व्हाट इज
सैंड रेशियो फॉर द मोटार यूज फॉर इन द रिपेयर वर्क ऑफ द ब्रिक मशीनरी। मतलब ब्रिक मशीनरी में रिपेयर वर्क अगर हो रहा है तो जो मोटार बनाते हैं, आपको मोटार पता है कि सीमेंट और सैंड और वाटर को मिक्स करके बनाते हैं, तो जो सीमेंट और सैंड का रेशियो रखना है वो कितना रखने, कितना सीमेंट लेना है और कितना सैंड रखना है, तो वो रेशियो क्या होगा, तो वो 1:3 होता है। रिपेयर वर्क के लिए 1:3 1:3, ठीक है। अगर 1 kg सीमेंट ले रहे हैं तो 3 kg सैंड रहेगा। 142 देख सकते हैं, रिमूव ए होल बिल्डिंग और पार्ट ऑफ बिल्डिंग इन कंट्रोल वे इज नोन है। तो उसको क्या बोला जाता है, उसको उसको जो बोला जाता है, मतलब कोई होल बिल्डिंग या उसकी कोई पार्ट बिल्डिंग को किसी कंट्रोल वे में अगर रिमूव करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, तो उसको डिमोलिशन बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, डिमोलिशन। डिमोलिशन मतलब उसको क्या कर दिया जाता है, कंट्रोल वे में उसको क्या कर दिया जाता है, डिमोलिश, मतलब उसको हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, तो उसको डिमोलिश बोला जाता है। मतलब देखते हो बड़े बड़े बिल्डिंग गिरा धराशायी कर दिया गया तो डिमोलिश बोला जाता है, ठीक है। लेकिन ये कंट्रोल वे में, ऐसा नहीं है। अब डिमोलिशन तो अर्थक्वेक में भी होता है, ठीक है, तो उसको डिमोलिशन नहीं बोलेगा। अर्थक्वेक में मतलब क्या होता है, बर्बादी होती है, ठीक है, तो डिमोलिशन नहीं होएगा। कंट्रोल वे में हो तो कंट्रोल वे में कौन करता है, हम लोग करते हैं, उसको तोड़ के गिरा देते हैं, तो उसको डिमोलिशन बोला जाता है। विच फैक्टर अफेक्ट द सिलेक्शन ऑफ द डिमोलिशन टेक्निक। कौन सा फैक्टर मतलब अफेक्ट करता है डिमोलिशन ऑफ टेक्निक में, तो ऑल ऑफ द एबो बता रहा है, मतलब ऊपर के तीनों हैं, साइज ऑफ बिल्डिंग भी है, शेप ऑफ बिल्डिंग भी है और अवेलेबल टाइम। ये तीनों फैक्टर हैं जो उसके डिमोलिशन टेक्निक के सिलेक्शन के टाइम पे ये फैक्टर इफेक्ट करते हैं। 144 देख सकते हैं, एल्युमिनियम इज यूज फॉर द अचीविंग अ हाई टेम्परेचर इन थर्मल लेंस टेक्निक। थर्मल लेंस टेक्निक में एल्युमिनियम मतलब ज़्यादा अचीव करता है, हाई टेम्परेचर के लिए होता है, तो सही है, ट्रू है, ठीक है, याद कर सकते हैं। नेक्स्ट 145 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या है, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड रोड नेसेसरी इन केस ऑफ पुश आर्म टेक्निक। पुश आर्म टेक्निक की आवश्यकता हो उस बेस में एक बिल्डिंग है और रोड, उनके बीच में कितनी गैपिंग होनी चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस कितना होना ही चाहिए, तो वो है आपका 3 मीटर। 3 मीटर की गैपिंग मार्जिन छोड़ते हैं ना, ठीक है, वो 3 मीटर होने चाहिए। नेक्स्ट 146, व्हेन एक्सप्लोजन इज यूज फॉर द डिमोलिशन ऑफ द बिल्डिंग देन दिस टेक्निक इज नोन। मतलब उसको क्या बोला जाता है, उस टेक्निक को क्या बोला जाता है, मतलब एक्सप्लोजन के थ्रू मतलब डिमोलिशन किया जाता है तब उस टेक्निक को क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है इम्प्लोजन टेक्निक बोला जाता है, इम्प्लोजन टेक्निक, ठीक है। 147 बोला विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोजिव मटेरियल। मतलब एक्सप्लोजिव मटेरियल की जो क्वांटिटी होता है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करता है, ऐसा कौन सा फैक्टर है, तो वो है डेप्थ ऑफ होल। डेप्थ ऑफ होल ये नहीं करता है, बाकी सब फैक्टर इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट 148 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, क्या बोल रहा है 148 नंबर का क्वेश्चन, विच इक्विपमेंट यूज फॉर स्टार्टिंग द एक्सप्लोजन इन एक्सप्लोजिव मटेरियल। एक्सप्लोजिव मटेरियल में एक्सप्लोजिंग स्टार्ट करने के लिए जो इक्विपमेंट यूज किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको डेटोनेटर्स बोला जाता है। डेटोनेटर्स याद कर सकते हैं, डेटोनेटर्स उसको बोला जाता है। 149 बोला व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ टेस्ट ब्लास्टिंग। टेस्ट ब्लास्टिंग के मेन पर्पज क्या है, वो चीज़ें पूछ रहा है यहाँ पर, तो वो ये है पहला वाला ऑप्शन, टू डिसाइड इफेक्टिवनेस ऑफ एक्सप्लोजन। डिसाइड करने के लिए कि एक्सप्लोजन का इफेक्टिवनेस क्या है, वो डिसाइड करने के लिए होता है। नेक्स्ट 150 नंबर का और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैनुअल डिमोलिशन। व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैनुअल डिमोलिशन, तो डायरेक्शन क्या होता है, तो वो होता है टॉप टू बॉटम। आपको ऑलरेडी पता है, ऐसा ऊपर का बिल्डिंग से नीचे गिराना होता है, ठीक है, टॉप टू बॉटम गिराना होता है, ये डायरेक्शन होता है। ऐसा नहीं होता है कि ब्लास्ट करके ऐसे पूरा का पूरा फैला दे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, नहीं तो आसपास के लोगों को भी क्या होगा, नुकसान हो गए। जैसे बम ब्लास्ट कराया जाता है ना, तो वो ऐसा प्रॉब्लम होता है। डिमोलिशन मतलब गिरा देना है बिल्डिंग, वहाँ पर नया बिल्डिंग बनाना है, बहुत पुराना हो गया तो उसको गिरा देना है, ठीक है, तो उस टाइम पे भी एक्सप्लोजन का यूज़ किया जाता है। तो ये था आपका 25 क्वेश्चन जो आपने आप आराम से देख लिया है, ठीक है। और ये जितने भी हैं ना, मतलब 6 वीडियोज़ आपको ऑलरेडी देखने को मिल गए, इस 6 वीडियोज़ को आपने थोड़ा सा रिपीट भी करके आप देख लेंगे ना,
आपको ऑटोमेटिक फील आने लगेगा कि मुझे MNRS सब आ रहा है, ठीक है, BS के सब आ रहे हैं। CPM में भी कुछ वीडियो बनाए थे, CQCM में भी बनाए थे, लेकिन कंप्लीट वीडियो नहीं थे। तो कंप्लीट वीडियो भी आपको कल से CPM के वीडियोज भी आपको देखने को मिल जाएंगे। कल आपको CPM के वीडियोज देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाने का ट्राई करिए। देखिए ये आपका फाइनल ईयर है, तो आप फाइनल ईयर में सबको पता है कि लॉकडाउन की सिचुएशन है, तो थोड़ी ख़राब सिचुएशन है, लेकिन इस ख़राब सिचुएशन में भी अगर आप अच्छे मार्क्स से ग्रोथ कर ले रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका ये बता रहा होता है कि आपने कुछ मेहनत किया, ठीक है। सब कुछ होता है ना, आगे का फ्यूचर आपका कैसा होगा वो डिसाइड करता है कि आप प्रेजेंट में क्या वर्किंग कर रहे हैं, कितना वर्क कर रहे हैं, ये डिसाइड करता है कि आपका फ्यूचर किस तरीके का होगा, ठीक है। तो प्रेजेंट में हार्ड वर्किंग करें, फ्यूचर ऑटोमेटिक बेटर होगा। तो ये चीज़ें, ये टेक्निक को यूज करते रहिए, ऑलरेडी आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अपने जो दोस्त मित्र हैं उनको शेयर करना भी मत भूलना। सो थैंक यू।